हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल डी के गुड बुक में। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। साथियों, आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले थोड़ी सी बात आप लोगों से करना ज़रूरी है। आज की कहानी आपको झकझोर के रख देगी, आपके रोंगटे खड़े कर देगी और ये सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या सिस्टम, कानून, कोर्ट, अदालत, पूरा का पूरा सिस्टम कभी किसी अपराधी के लिए एक हो सकता है क्या? कभी किसी अपराधी को बचाने के लिए कानून ताक पर रखा जा सकता है क्या? क्या कोई इतना बड़ा बाहुबली है? क्या इतना बड़ा कोई रसूखदार व्यक्ति है जिसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट और तमाम पुलिस प्रशासन, आईजी, डीआईजी, आईपीएस, मतलब सारे अधिकारी एक हो जाएं और उसको बचाने के लिए हर संभवतः कोशिश करने लगें और पूरी जान लगा दें, पूरी ताकत लगा दें, बस उस रसूखदार व्यक्ति को कुछ हो ना, उसके ऊपर उंगली ना उठे और उसको बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े, वो उनके हिसाब से जायज़ हो जाता है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले एक और चीज़ आप लोगों से बता देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग एक चीज़ कहते हैं, अक्सर बताते हैं, सुनने में भी आता है कि अगर हम बिल्कुल सच्चाई के साथ में जीना शुरू कर दें और बिना किसी झूठ के अपने जीवन को चलाना शुरू कर दें, तो हो सकता है कि शायद जीवन जीने में थोड़ी सी अड़चनें ज़रूर आएंगी। क्योंकि ये आज की सच्चाई है। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से सच्चाई से अपना जीवन जीता है, वो ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता, ऐसा लोग कहते हैं। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। जिस लड़के के साथ, जिस लड़की के साथ और जिसके परिवार के साथ ये घटना घटी, उसने अपनी ज़िंदगी को कुछ इस तरह से जीना शुरू किया, कुछ इस तरह से जीना चाहा कि मैं पूरी सच्चाई के साथ अपना काम करूं, लेकिन वो सच्चाई उसकी जान की दुश्मन बन गई। उसके परिवार को बखेर दिया पूरी तरह से और उसके परिवार को धराशाही कर दिया। आज की कहानी आज से लगभग 43 साल पहले है, 43 ईयर्स ओल्ड। और ये कहानी शुरू होती है उड़ीसा से। पूरी कहानी पर नज़र डालेंगे उससे पहले एक और अपडेट मैं आप लोगों को दे देता हूँ। अब से पहले जो एक वीडियो डाला था एक बाबा जी के ऊपर, उसमें कुछ कमेंट्स आए थे और वो कह रहे थे कि भैया क्या आप लोगों को कुछ दिक्कत है इन बाबा जी की कमाई से, बाबा जी के रहने सहने से, लाइफ स्टाइल से। तो मैं उनको बता दूं कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की, लेकिन बस एक सवाल है हमारा कि जिस तरह से आज पब्लिक आस्था के नाम पर उन लोगों के पास जाती है, अपने दुख दर्द लेकर उन लोगों के पास जाती है, तो वो उनको सीधे रास्ते बताएं, ना कि टेढ़े रास्ते बताएं। और आजकल ये बाबा ऐसे टेढ़े रास्ते बताते हैं, उल जुलूल हरकतें करते हैं इनके, है ना, कुछ भी बता देते हैं और लोग उन्हें करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके पास वास्तव में कोई ज्ञान है, समझदारी है, सिद्धि है, तो आप अच्छे रास्ते बताओ ना उन्हें, जो लॉजिकली ठीक हों। खैर चलो, ये आज का मुद्दा नहीं है। आज की कहानी पर पूरे विस्तार से नज़र डालते हैं और आज की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। और ये मेरा दावा है कि अगर आप इस कहानी को पूरा सुन लेंगे ना, तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी कभी हो सकता है? क्या इतना भी कोई गिर सकता है? कानून इतना भी गिर सकता है? कानून इतना भी मतलब कठपुतली हो सकता है किसी के हाथ की कि अगर कोई रसूखदार व्यक्ति उसको जिस तरह से नचाना चाहे, कानून उसके इशारे पर नाचता रहे? तो ऐसा ही हुआ इस मुद्दे में, जिसमें कानून को इस तरह से नचाया गया कुछ रसूखदार व्यक्तियों के द्वारा, कुछ नेताओं के द्वारा, कि कानून उनके चौखट पर, उनकी दहलीज पर नाचता नजर आया। आज की कहानी है छवि वर्मा। और ये जो छवि रानी की ये कहानी है। और अगर इसको आप अभी भी गूगल करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको आसानी से ये कहानी मिल जाएगी सोशल मीडिया पर। उसके बारे में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि ये घटना एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे उड़ीसा के साथ साथ पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था, रोंगटे खड़े करने शुरू कर दिए थे। और इसमें बाकी जो लोग थे, रिहायशी लोग थे, उन्होंने भी बहुत इन्वॉल्वमेंट निभाया अपना, बहुत इन्वॉल्व हुए, बहुत पर्सनली लिया इस मुद्दे को, तब जा कर के कुछ इसमें बाद में कुछ समाधान हो पाया, लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं, वो भी आधा अधूरा। तो पूरी कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है जिस लड़के से, उसका नाम है किशोर महापात्रा। और ये किशोर महापात्रा उड़ीसा में ही पढ़ाई कर रहा था। तो घर दूर होने की वजह से छवि रानी के घर में ये किराए का एक कमरा लेता है। संस्कृत की पढ़ाई कर रहा था। उसी दौरान कुछ लंबे अरसे के साथ साथ जैसे ही पढ़ाई कर रहा था, आता था, जाता था, वहीं पे रहना सहना सब कुछ वहीं था। तो धीरे धीरे करके छवि रानी से इनकी मुलाकात बढ़नी शुरू हो गई, इनके बीच की दूरियां कम होना शुरू हो गई। धीरे धीरे वो बातें प्यार में कन्वर्ट हो गई और ये करीब आ गए। साथ ही साथ जो किशोर महापात्रा, ये उनके घर वालों को, जो छवि रानी के घर वाले थे, उनको भी काफ़ी पसंद था, क्योंकि सीधा साधा एक लड़का, पढ़ने वाला लड़का, अच्छे आचरण का लड़का। तो नाबा किशोर महापात्रा, ये इसका पूरा नाम है, बहुत अच्छा लड़का था। तो घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम थी नहीं कि चलो ठीक है, लड़का अच्छा है, शादी तो करनी ही है, तो क्यों ना जो है छवि रानी की शादी इससे कर दी जाए। तो बड़ी धूमधाम से
भुवनेश्वर वन मंदिर में इन दोनों की शादी कर दी जाती। अच्छा, शादी हो गई तो अभी काम धंधा तो कुछ है नहीं, तो किशोर अभी पढ़ाई कर रहा था, पैसे की कोई आमदनी थी नहीं, और छवि रानी भी पढ़ाई पूरी करने के बाद में घर पे अपनी माँ के साथ में घर का काम में हाथ बटाती थी, तो दोनों के पास कोई काम नहीं था। अब इन्हें लगा कि चलो ठीक है, शादी हो गई तो अब कुछ काम धंधा भी देखा जाए। तो ये जो है धियासाई नाम का एक गांव है वहीं छोटा सा किशोर का, तो ये वहाँ चले जाते हैं, और जाने के बाद में वहाँ देखते हैं आसपास की कोई काम धंधा मिले तो जीवन चले, लेकिन वहाँ कोई काम धंधा मिला नहीं। आसपास देखा, बहुत कोशिश की, लेकिन काम नहीं मिला। उसके बाद कुछ इनके दोस्तों ने बताया कि आप ब्रिडी गांव में पहुंच जाइए, वहाँ हो सकता है आपको कुछ काम वगैरह मिल जाए। तो वहीं पास में एक ब्रिडी गांव है, ये वहाँ चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में एक घर किराए पर लेते हैं, और घर किराए पर लेने के साथ साथ एक अखबार की एजेंसी ये अपने पास ले लेते हैं, जो अखबार डिलीवर करते हैं आसपास के क्षेत्रों में, घरों में, उस तरह का ही काम करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वो काम पटरी पर आने लगा, धीरे धीरे दो पैसे भी जुड़ना शुरू हो गए। तो इन्हें लगा कि इस काम को बढ़ाया कैसे जाए। सुबह सुबह जल्दी उठते, अखबार डिलीवर करते, लोगों के घरों में पहुंचाते, और उसके बाद फिर अपना दिनचर्या का वो अपना काम करते। तो धीरे धीरे करके इनको खबरों से लगाव हो गया। इन्हें लगा कि क्यों ना हमारी भी खबरें अखबार में छपे। तो इन्होंने जो है कोशिश की, चलो ठीक है, कोई अखबार अगर है तो हम जो है उसमें इंटरव्यू वगैरह दें और काम करना शुरू करें। तो वहाँ से एक अखबार निकलता था, नया अखबार था ये, प्रगति बड़ी, इसका नाम था प्रगति बड़ी। अब इस प्रगति बड़ी अखबार में किशोर जो है अपना इंटरव्यू देता है, और इसको सिलेक्शन इसका हो जाता है, कोरेस्पोंडेंट के तौर पर इसका सिलेक्शन हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कटक में एक अखबार निकलता है जिसका नाम है दुर्मुखा। दुर्मुखा अखबार में छवि रानी सिलेक्ट हो गई। अब ये दोनों कोरेस्पोंडेंट के तौर पर काम करना शुरू कर दिए। सुबह जाते, अखबार वगैरह डिलीवर करते, उसके बाद में ये न्यूज़ लिखते उन अखबारों के लिए, जहाँ काम करते थे। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बिल्कुल वेल सेट होना शुरू हो गई थी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आसपास की जो खबरें होती हैं, आसपास के जो अपने गांव में, जहां वो ब्रिडी गांव में रह रहे थे, वहां जिस तरह से लोगों के साथ में उत्पीड़न हो रहा था, जिस तरह से लोगों को सताया जा रहा था, उसके बारे में भी किशोर ने लिखना शुरू किया। और इस ब्रिडी गांव का एक व्यक्ति था बड़ा रसूखदार, जिसका नाम था राजू डोरा। अब ये राजू डोरा इतना अमीर शख्स, मतलब उस गाँव का सबसे अमीर शख्स कौन था? ये राजू डोरा नाम का ये शख्स था। ये फंडिंग करता था नेताओं को, पार्टी को, और सारे धंधे इसके काले थे। 2 नंबर के धंधे करता था। सबसे रसूखदार और सबसे अमीर व्यक्ति अगर किसी को कहें उस गांव का, तो ये राजू डोरा था। अभी जो राजू डोरा, इसके साथ साथ अगर राजू राव डोरा के साथ साथ अन्य लोगों के पे हम जो है नज़र डालें, तो कुछ इसके ऐसे मित्र थे, दोस्त थे, जो कांग्रेस के नेता थे उस टाइम पे। ये कहानी 1980 की है। 1980 की कहानी है। उस टाइम कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उड़ीसा में, और वहाँ से इनके जो दोस्त थे और भी राजू डोरा के, वो अन्य जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, कोई प्रेसिडेंट था, कोई वर्किंग प्रेसिडेंट था, इस तरह के सारे इनके जो दोस्त थे वो वही थे जो सत्ता में थे उस टाइम। तो मतलब दमदार पावर थी, कोई कुछ कहने वाला था नहीं, कुछ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट आपको नेताओं का है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम थी नहीं। तो वो जो मर्जी वो करता था। और इसके साथ साथ जब उसके काले कारनामों का चिट्ठा किशोर ने अपने अखबार में खोलना शुरू किया, तो धीरे धीरे करके ये बातें पूरी फैल गई, और ये लोगों के सामने आना शुरू हो गई कि किस किस तरह का राजू राव डोरा ये काले कारनामे करता है, और फला अखबार में इसकी डेली कोई ना कोई न्यूज़ छपती है। अब किशोर इनके रडार पर आ जाता है। अभी किशोर को डेली धमकी देना, अपने गुर्गे वहाँ भेजना, मारने की धमकी देना, और मतलब कुल मिला के ये था कि आप ये न्यूज़ छापना बंद कर दो हमारे इस ब्रिडी गाँव के बारे में, और ख़ासकर हमारे बारे में, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब अपने पैसे के प्रति बड़ा वफादार और ईमानदार किशोर, उस पर इन बातों का असर नहीं पड़ता। उसे लगा कि ऐसी धमकियां तो अक्सर जर्नलिज्म में मिलती रहती हैं, जो पत्रकार लोग होते हैं उनको मिलती रहती है। अब उनके हिसाब से काम करेंगे तो ये तो अच्छा होगा नहीं, तो वो उनकी धमकियों को मानता नहीं है। अब एक दिन क्या होता है कि सुबह सुबह लगभग 6 बजे छवि रानी और नाबा किशोर महापात्रा, ये दोनों पति पत्नी, अब लगभग इनके टाइम को लगभग 2 वर्ष हो चुके थे काम करते करते। इस बीच इनका एक बच्चा भी हुआ था, बेटा, जिसकी उम्र थी 6 महीना। तो 6 महीने का एक बच्चा भी हो चुका था, लाइफ स्टाइल अच्छा चल रहा था। अब इनको एक दिन कटक जाना था छवि रानी के ऑफिस में। वहाँ से इनको अपना ID कार्ड उठाना था और उसके बाद में बाकी काम करना था।
सुबह सुबह जल्दी निकलते हैं, घर में नाश्ता भी नहीं करते, सोचते हैं कि चलो ठीक है बाज़ार में कुछ नाश्ता कर लेंगे क्योंकि जल्दी जाना है और जल्दी वापस आना है। तो जैसे ही ये घर से निकलते हैं 6 बजे, लगभग 6:30 बजे के बीच में एक बाज़ार में रुकते हैं, छोटी सी चाय की टपरी पर, वहाँ पे ऑर्डर देते हैं, थोड़ा कुछ खाने पीने का व्यवस्था करते हैं। लेकिन इसी बीच पीछे से 6-7 लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आप जो है, आपको कांग्रेस के एक प्रेसिडेंट हैं वहाँ पे, उनका नाम मतलब अपने आप में एक कहें तो मतलब रसूखदार व्यक्ति मोहंती से आपको मिलना है, मोहंती साहब ने आपको बुलाया। अब वो कहते हैं कि ठीक है हम उनसे मिल लेंगे, लेकिन पहले हमें अपना काम करना है। नंदा मोहंती इनका नाम था, कि मुझे हमें पहले कटक जाना, और कटक जाने के बाद में वापस शाम को आकर के मिल लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं अभी मिलना होगा, लेकिन अंजाम और अगर अभी नहीं मिले तो अंजाम बुरा होगा, तो आपको अभी मिलना है। अब उन्हें लगा कि चलो ठीक है, हो सकता है कि थोड़े इस तरह के क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो ठीक है चलो अभी मिल लेते हैं। वापस घर आते हैं, और वापस घर आते हैं, अपने घर में एंट्री करते हैं। तो इनकी एंट्री के साथ साथ वही 4-6 लोग वापस इनके घर में एंट्री कर देते हैं इनके साथ में, और दरवाज़ा लॉक कर लेते हैं, चाकू की नोक पर डराते हैं, धमकाते हैं, मार पिटाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं उसकी वाइफ के साथ, यानी कि छवि रानी के साथ। किशोर को मारना शुरू कर देते हैं, पीटना शुरू कर देते हैं। घर वाली चीख रही है, चिल्ला रही है कि क्यों क्यों पीट रहे हो, कौन हो तुम लोग, पता भी नहीं चल पा रहा। लेकिन वो लोग रुकते नहीं हैं और बदस्तूर पीटना चालू था उनका। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे नंदा किशोर, ये जो है नंदा मोहंती जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, वो आ जाते हैं। और उन्हीं के साथ साथ एक दिवाकर नायक हैं, ये कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट उस टाइम पर उस गांव के थे, वो दोनों वहाँ पे आ जाते हैं। और वो भी आने के बाद पीटना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि इनको कांग्रेस दफ्तर ले जाया जाए, जो उसी बिरेडी गाँव में स्थित था। पूरे रास्ते में घरवाली को वहीं पे बंद कर दिया, जो छवि रानी थी उन्हीं के घर में बंद कर दिया, और पूरे रास्ते नाबा किशोर को पीटते हुए, पूरे रास्ते पीटते हुए वो कांग्रेस के दफ्तर तक ले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद और अच्छी खासी पिटाई की जाती है, दमदार तरीके से बहुत पीटा जाता है, बहुत टॉर्चर किया जाता है। और बार बार यही सवाल था कि आप इन चीज़ों को हमारे खिलाफ छापना बंद कर दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, तुम लोगों को मार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ठीक है। उस टाइम क्योंकि इंसान के सामने जो हालात होते हैं उस तरह से वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। और एक बात और कही उन्होंने कि आपको जो है ये गांव छोड़ना पड़ेगा, आज के आज और अभी के अभी। उन्होंने कहा, उसने कहा, जो किशोर था लड़का, उसने कहा सर मैं कैसे अभी गांव छोड़ सकता हूँ, मेरी हालत अभी इस तरह की नहीं, मुझे रात भर का वक्त दे दीजिए, मैं सुबह इस गाँव को छोड़ दूँगा। उसने कहा नहीं, आपको अभी छोड़ना है। जो नंदा मोहंती थे, इन्होंने कहा आज ही छोड़ना है। अब कांग्रेस के कार्यालय में इसको पीटने के बाद दोपहर को बंद करके, अकेला छोड़ करके, ऑफिस बंद करके ये लोग निकल जाते हैं। शाम के लगभग 4 बजे के आसपास नंदा मोहंती फिर दोबारा से वहाँ पे जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं बैठा है किशोर। फिर दोबारा से पिटाई की जाती है, और फिर दोबारा से वही बात कि आपको ये गाँव छोड़ना है, और तुरंत शाम तक मतलब इस चीज़ आपको छोड़ना है, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उस टाइम फिर दोबारा पीट के उसको रिलीज़ करते हैं और छोड़ते हैं, और वो शाम को घर आता है। लगभग 6 बजे के आसपास वो घर आता है। जो पत्नी थी वो राह देख रही थी, ना जाने कहाँ है उसका हस्बैंड। तो जब आता है, हालत देखती है कि हालत इस तरह की है कि बहुत मार पिटाई की गई है इसके साथ में, वो आते ही चारपाई पर गिर जाता है और बताता है कि मेरे साथ इस तरह से उन लोगों ने ये चीज़ें की हैं, और ये अल्टीमेटम दिया है कि आज शाम को आपको ये गाँव छोड़ना है। आखिरकार दोनों ने फैसला किया। डर गए थे पूरी तरह से, क्योंकि और उनका कोई वहाँ पे कहे तो घर वाला, परिवार वाला कोई नहीं था, कोई यार दोस्त रिश्तेदार कोई नहीं था, बिल्कुल फ़कत अकेले लोग थे। तो अकेले का डरना वाजिब भी है, क्योंकि एक तरफ रसूखदार व्यक्ति, एक तरफ पूरी तरह से कहें तो कांग्रेस पार्टी में वर्किंग प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, और सत्ता उस टाइम मौके पे कांग्रेस की, तो कोई कुछ कहने वाला भी नहीं। पुलिस भी उनकी, सब उन्हीं के इशारे पे काम करने वाले लोग। तो उनके एवज में कौन आए उनकी आवाज़ उठाने के लिए? तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि चलो भैया यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, हम यहाँ से निकल लेते हैं। 6 बजे उसको छोड़ा था, लगभग 6:30 पौने 7 तक उन्होंने अपना मन बनाया कि चलो निकलना तो है ही है। तो लगभग 7 बजे वो वहाँ से निकल जाते। वहाँ से निकलने के बाद एक रास्ते में आधा घंटा हुआ चलते चलते, रास्ते में एक नदी पड़ती है। अब ये नदी में जो है वीर मानिया एक शख्स और था इसमें, इसका भी थोड़ा सा जिक्र आएगा बाद में। तो उस नदी के पास जा कर के अपने हाथ मुंह धोता है किशोर, और जो छवि रानी है वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। लगभग 5 से 7 मिनट वहाँ ये रुकते हैं, और रुकने के बाद वहाँ से फिर दोबारा से आगे चलना शुरू कर देते हैं। रात का वक्त हो चुका था। चलते चलते एहसास होता है कि पीछे कुछ लोग आ रहे हैं। लगभग टॉर्च में देखा तो 7 से 8 लोग हमारा कोई पीछा कर रहे हैं। उन्हें समझ में आ गया था पूरी तरह से कि ये हमारे पीछे ही है। उस टाइम छवि रानी अपना जो 6 महीने का बच्चा है वो किशोर को पकड़ा देती है, और कहती है कि तुम बच्चे को लेकर के
भाग जाओ यहाँ से, तब तक मैं इनको देखती हूँ। उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। अब कसम वसम सारा कुछ दिया कि चलो नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा, ये हमारे प्यार की निशानी है, इसका बचना ज़रूरी है और आप चले जाओ। तो मजबूरन वो वहाँ से उस बच्चे को लेकर के निकल लेता है। थोड़ी दूरी जाता है, तब तक वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं, पूछते हैं कि किशोर कहाँ है। वो कहती है कि वो मेरे साथ नहीं है, वो चले गए। फिर वो इधर उधर देखते हैं, कोई मिलता नहीं है। किशोर तब तक लगभग 20 मीटर की दूरी पर ही गया था, एक झाड़ी मिल गई और झाड़ी के पीछे बैठ करके सारा सीन देख रहा था। और उसके बाद उसके देखते ही आंखों के सामने उन लोगों ने छवि के साथ में मार पिटाई शुरू कर दी और 8 के 8 लोगों ने बारी बारी से उसके साथ में गैंगरेप किया। उसके बाद उसका कत्ल करके उसको नहर के किनारे छोड़ करके वहाँ से चले गए। इस बीच किशोर पास के गांव में जाता है, वहाँ पे उसका एक दोस्त रहता था और उसे जा कर के वो सारी चीज़ें बताता है। क्योंकि जर्नलिज्म में काम करता था, दोस्त पास के गांव में था, नज़दीकी गांव थे। अब वो दोस्त उसको कहता है कि चलो ठीक है, मुखिया जी के पास चलते हैं। मुखिया जी के पास जाते हैं, मुखिया जी तुरंत एक्शन में आते हैं और मुखिया जी एक आवाज़ पर 500 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और नदी की तरफ कूच कर देते हैं। नदी की तरफ जब जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता, एक लाश मिलती है और ये लाश छवि रानी की थी। पहली नज़र में देख करके लग रहा था कि इसके साथ में दरिंदगी की गई है, पूरी तरह से जानवरों की तरह से नोचा गया और पूरा वहसीपन छलक रहा था कि जिस तरह से उसकी कंडीशन दिख रही थी। ये घटना होते होते लगभग 1 बज गया था। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, नदी पर गए, 1 बज गया था। 1 बजे के बाद पास के एक पोस्ट ऑफिस से जाकर के थाने में फ़ोन किया गया, क्योंकि 1980 की बात है, इतने मोबाइल्स वगैरह उस टाइम क्रेज़ में थे नहीं। पोस्ट ऑफिस के ज़रिए थाने में फ़ोन किया गया, फ़ोन उठा और वहाँ से उस मामले से अवगत कराया कि इस तरह से मेरी पत्नी को मार दिया है और ये सब चीज़ें और ये सब लोग वहाँ पे जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। पुलिस को फ़ोन किया गया, सुबह के 6 बज गए, कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद में थाने खुद ये जो है एक बनाते प्लान कि डायरेक्ट थाने चलते हैं। थाने में जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा थाना खाली है, कोई नहीं है। छोटे छोटे 2 हवलदार बैठे हुए हैं, उन्होंने भी हाथ अपने खड़े कर लिए कि हम बिना बॉस के कुछ नहीं कर सकते। तो पता किया जाता है कि थानेदार साहब कहाँ हैं दरोगा, तो कि अपने घर हैं। तो ठीक है, घर चलते हैं। तो फिर सारे जो लोग हैं इकट्ठे होकर के घर जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे एसपी साहब पहले से बैठे हुए हैं और एसपी साहब बैठे हुए हैं। वो पूछते हैं कि क्या हुआ, जबकि वो चीज़ें उनको पहले अवगत करा दी थी दरोगा ने कि इस तरह का कांड हो गया। तो एसपी भी उसको डराने की धमकाने की कोशिश करता है कि देखो आप एफआईआर जो ये हो गई है और इसको तुम फला ये जो आदमी है, नंदा किशोर है या जो प्रेसिडेंट है वर्किंग, इनका नाम हटा दो और हम कार्रवाई करते हैं। किशोर अपनी ज़िद पर अड़ा रहता है कि नहीं, इन्हीं लोगों ने तो बलात्कार किया, इन्हीं लोगों ने तो मारा मेरी पत्नी को और आप इन्हीं का नाम हटाने के लिए कह रहे हो, मजबूर कर रहे हो, ये कैसा इंसाफ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, थाने पहुँचो, हम आते हैं, थाने बैठ के बात करते हैं। अब दरोगा साहब और एसपी ये सब थाने आ जाते हैं। थाने में बाकी लोग इसके साथ में, किशोर के साथ में चले जाते हैं। तो लिखित में एफआईआर देता है किशोर और जो उसी टाइम भी वही बात कर रहा था दरोगा कि आप जो है, जो ये नंद किशोर जी हैं, नंदा मोहंती जो हैं और जो दिवाकर नायक हैं, ये 2 लोग हैं। दिवाकर नायक वर्किंग प्रेसिडेंट था और जो नंदा तिवारी था, नंदा मोहंती ये प्रेसिडेंट था कांग्रेस का, कि आप इन दोनों का नाम हटा दो और ये कार्रवाई आपकी जो है फिर हम करते हैं। उन्होंने वो कार्रवाई के लिए कहता रहा, उसने कहा कि नाम हटा दो, ये जिद्दोजहद चल रही है। गुस्से में दरोगा ने उसकी एफआईआर की कॉपी फाड़ दी एसपी के सामने। अब आप सोच करके देखिए कि कितना रसूख होगा उन व्यक्ति का, जिसके एसपी भी नीचे दबा हुआ, दरोगा भी नीचे दबा हुआ, तमाम थाना उसके बारे में सुनने को तैयार नहीं, उनका नाम कटवाने के लिए एफआईआर की कॉपी फाड़ दी। एफआईआर की कॉपी फाड़ दी, उसको भगा दिया वहाँ से कि जाओ। सुबह हो गई, 6 बज गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया पुलिस की तरफ से। अभी भी लाश नहर के किनारे पड़ी है। अगले दिन फिर दोबारा से वही प्रक्रिया, धीरे धीरे करते करते ये चीज़ें चलती रही और टोटल 36 घंटे हो गए लाश को वहीं पड़े हुए। आप सोच करके देखिए इंसानियत को किस तरह से शर्मसार करने की ये कहानी है, किस तरह से कानून को ताक में रखकर कुछ लोग अपने ये उल्लू सीधा करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की लाश मर्डर हो गया, रेप हो गया और 36 घंटे तक स्पॉट पर पड़ी है, पुलिस आने को तैयार नहीं। इस बीच जो आसपास के लोग थे, जो पब्लिक थे, वो गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर के इस हद तक उनका गुस्सा था कि जो सबसे रसूखदार व्यक्ति था राजू डोरा, उसके घर को आग लगा देते आम पब्लिक। अब पुलिस हरकत में आती है कि अब पब्लिक को गुस्सा आ गया है, पब्लिक कुछ भी कर सकती है, राजू डोरा का घर फूंक दिया है और अब जो है कुछ करना पड़ेगा। तो पहली बार 36 घंटे में पुलिस स्पॉट पर जाती है।
जाती है तो देखती है उस टाइम लाश का उसमें से बदबू आना शुरू हो गया था। 36 घंटे एक बड़ा टाइम बैठता है, लाश को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता। ये गनीमत रही कि वहाँ पर लोग रहे 2400 घंटे, वरना हो सकता है कि जंगल में जिस तरह से लाश पड़ी थी, जंगली जानवर उसको अपना निवाला बना लेते हैं, तो पोस्टमार्टम के लिए भी शायद कुछ ना मिलता। तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। उसके बाद में जो जनता है वो थाने का घेराव करती है। पुलिस पहली बार FIR दर्ज करती है और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करती है। मामला लोअर कोर्ट में जाता है, पहली अदालत में, और निचली अदालत उनको उम्र कैद की सज़ा सुना देती है 8 लोगों को, जिसमें जो आपका ये नंदा मोहंती प्रेसिडेंट और दिवाकर नायक समेत राजू डोरा और अन्य उनके जो गुर्गे थे 6-7 वो। अब ये इसको चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इनको बरी कर देता है। आप देखिए खेल, देखिए क्या नाटक चल रहा है। लोअर कोर्ट निचली अदालत ने इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इसने अपनी पटिशन डाली सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको वहाँ से बेल दे दी। और बेल दे दी ये कहते हुए कि जो सबूत दिए गए हैं वो सबूत सही नहीं है, वाजिब नहीं है, पूरे नहीं है, तो इसलिए जो है इनको हम बाइज्जत रिहा करते हैं। ये उस केस में हुए नहीं। अब होता क्या है इस केस में, जैसे जैसे पता चलता है लोगों को, इनको बरी कर दिया गया। उसके बाद फिर दोबारा से PIL डालते हैं हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट इनको जो है फिर सज़ा सुनाती है। और उनमें से भी ये सज़ा ऐसी, मतलब एक तरह से कहें तो समझौता सा हुआ, एक तरह से कहें तो इंसाफ का कत्ल हुआ, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी 4 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी और वो 4 लोग वो थे जो उनके गुर्गे थे। जो मेन आदमी थे वो बच गए, दिवाकर बच गया, मोहंती बच गया, राजू डोरा बच गया, तमाम जो बड़े रसूखदार और जो नेता थे, जो क्रिमिनल थे, जो कहें तो बाहुबली थे, डॉन थे, वो बच गए। गुर्गे जो थे छोटे छोटे, उनको उम्र कैद की सज़ा करा दी। अब इसमें एक अगर मैं कहूँ कि जो मैजिस्ट्रेट था, जो अन्य जो लोग थे, इस बीच सारे के सारे एक ही किसी व्यक्ति के लिए खड़े हो गए जमा करके कि इनको बचाना है। क्या कानून व्यवस्था इस तरह से किसी के बारे में इतना बड़ा कुछ सोच सकती है? इतना रसूख किसी का हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति कानून, जिसको हम कहते हैं कि अगर हमारे साथ कोई उत्पीड़न हुआ है तो हम कानून का दरवाज़ा खटखटाएं, लेकिन पता चले कि कानून तो पहले किसी के हाथों की कठपुतली है, तो वहाँ कैसे एक नॉर्मल आदमी जाएगा, कैसे एक आम आदमी की बात सुनी जाएगी? इससे पहले थोड़ा सा इस कहानी में पीछे लौटें तो बहुत सारे ऐसे काम किए गए जिसमें पूरी तरह से उसको तोड़ने का प्रयास किया गया। जो किशोर था लड़का, उसको तोड़ने का प्रयास किया गया, उसको किडनैप किया गया, अपहरण उसका किया गया, अपहरण करके एक ऐसी जगह पर रखा गया, उससे झूठे सच्चे बयान दिलवाए गए, ऑडियो रिकॉर्ड कराया गया और कहा गया कि मेरा इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, इन लोगों ने मेरी पत्नी को नहीं मारा, जो दिवाकर और मोहंती हैं, और इनसे मेरा अच्छा खासा रिश्ता नाता है, तो ये उसमें नहीं थे शामिल। इस तरह से कहाया गया पुलिस के द्वारा, खासकर पुलिस ने प्रेशर किया। और उसके बाद में कि इसको नशे का इंजेक्शन लगा करके और कहीं छोड़ करके चले जाते हैं। उसके बाद ये इतनी हालत इसकी ख़राब हो जाती है, खून की उल्टियाँ लगती है किशोर को, और ये 1 महीने एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल में। 1 महीने तक इस केस में कुछ नहीं चलता। जैसे वो फिर बाहर आता, फिर दोबारा से इस केस में नया मोड़ आता है। नया मोड़ ये आता है कि जब पुलिस वाले पूरी तरह से इसको कहें तो डरा के धमका के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं, तो ये और कहा जाता है कि आपको यही बयान देना जो आपने ऑडियो रिकॉर्ड कराया। उसने कहा ठीक है, क्योंकि वो मौका ढूंढ रहा था। मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है तो वो सच्चाई बताता है, वो नहीं बताता जो पुलिस ने उसको ताना बाना बताया था, वो सच्चाई बताता है कि किसने मेरी वाइफ को मारा, किसने बलात्कार किया, कौन कौन था। मोहंती, दिवाकर और राजू डोरा, ये सब इनके नाम लेता है। पहली बार उस टाइम केस को जो है हवा मिलती है और FIR दर्ज होती है। तो इस तरह से पुलिस ने मतलब लोगों को बचाने का, क्रिमिनल को बचाने का ठेका ले लिया था इस केस में। पूरे उड़ीसा में, और पूरे उड़ीसा के साथ साथ पूरे भारत में ये इकलौता एक ऐसा केस था जिसमें पुलिस ने अपनी पूरी कहें तो मतलब अपनी इज्जत बेच दी, मतलब उनके हाथों जो क्रिमिनल थे, पूरी तरह से अपने आप को सुपुर्द कर दिया उनके खिलाफ, उनके लिए, जिसमें SSP, SP, DSP, पुलिस कमिश्नर और तुम्हारा सब नेता तमाम, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मतलब सारे सब के सब एक लाइन में खड़े हो गए थे, एक आम आदमी को दबाने के लिए, एक आम आदमी का हक मारने के लिए, एक आदमी को इंसाफ ना मिले उसके लिए सारे एक साथ में खड़े हो गए, एक पर्दे में आकर के बैठ गए। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई
देर से बाहर आ सकती है लेकिन आती ज़रूर है। लेकिन उसके बाद भी जो समाधान हुआ, जो सज़ाएँ हुई, वो भी आधी अधूरी हुई। तो ऐसा कभी कभी हमारे देश का जुडिशल सिस्टम हो जाता है। ऐसे कभी कभी ऐसे लोगों के बारे में भी हमें सुनने को मिलता है कि जहाँ इस तरह से एक आम आदमी को दबाया जाता है। सत्ता रसूख अपना एक अलग इसका महत्व है, ये हमने इस कहानी में समझा भी है, देखा भी है। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग सत्ता को, पार्टी को चुनाव इसीलिए लड़ते हैं कि उनके काले कारनामे छिपे रहें, और अगर चुनाव हार गए किसी वजह से तो फिर वो अच्छे खासे किसी नेता से अपनी यारी दोस्ती बढ़ा लेते हैं, कुछ पैसे वैसे दे करके, कुछ पार्टी को फंड करके वो अच्छी नज़दीकियाँ बढ़ा लेते हैं ताकि आपके जो काले कारनामे हैं ये बचे रहें, इन पर गाज ना गिरे। तो ऐसे ऐसे लोग आज की डेट में भी बहुत सारे हैं, उस टाइम भी थे। तो कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में ये पूरा का पूरा जो खेल हुआ, ये टोटल इसे हम कहें तो कांग्रेस की सरकार भी जिम्मेदार है। जो छोटे छोटे भैया नेता होते हैं, जो अपने एरिया के बाहुबली होते हैं, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं और सरकार के कानों पर जूं भी नहीं रेंगती। उस टाइम सरकार ने ये भी नहीं सोचा होगा कि किस किस तरह का, क्योंकि पूरे देश को पता चल गया था तो सरकार को भी पता चल ही गया होगा, सीधी सी बात है। सरकार के द्वारा भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, पार्टी से निष्कासित तक भी नहीं किया गया, कोई जांच भी नहीं बैठाई गई, कुछ भी नहीं हुआ। तो आप इस कहानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आम आदमी किस तरह से अपने आप को, मतलब ये कह दे कि हमारी गवर्नमेंट है, हमने वोट दिया, हमने जिताया तो हमारी बातों को रखा जाएगा, हमारी सुनवाई होगी, कैसे कह सकता है एक आम आदमी। तो इसलिए आज की कहानी में दोस्तों हमने ये जानने की कोशिश करी, और इस कहानी को सुनाते हुए मतलब कहूँ तो मैं असमंजस में था कि क्या ऐसे कभी हो सकता है क्या। अगर मान के चले ये अपने ऊपर अगर हम ले लें थोड़ी देर के लिए कि ये जो नाबा किशोर महापात्रा, ये जो लड़का है जिसकी ये कहानी है, और जो लड़की है, इनकी जगह हम अपने आप को रख करके देखें कितना दर्द होगा, कितना हम मतलब अपने आप को कितना सहन कर सकते हैं। आप करके देखिए थोड़ी देर के लिए। अगर मैं समझूं कि किशोर के लिए, किशोर की जगह पर मैं हूं, तो आप सोच करके देखिए कितना सब कुछ मुझे झेलना पड़ा होगा। सेम वही कंडीशन उस किशोर के साथ थी, लेकिन उसने एक हिम्मत दिखाई, उसने कानून से लड़ गया, भिड़ गया, सारा कुछ हो गया, पिटाई भी हुई, उसकी मार भी खाई, अपनी पत्नी की हत्या भी हो गई, उसकी पत्नी का रेप भी कर दिया, लेकिन वो लड़का तब भी नहीं टूटा, और आखिरकार लोगों के सामने ये बातें आ गई। कुछ लोग ये भी कहते थे उस टाइम पे कि ये कैसा पति था जो अपनी पत्नी को मौत के मुंह में छोड़ करके आ गया, इसको लड़ना चाहिए था। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि अगर वो वहाँ पे होता और वो अपनी थोड़ी सी कहे तो मतलब आवेश में आकर उनसे भिड़ जाता, तो वो 8 लोग थे, और ये कहानी कभी हमारे सामने आती भी नहीं, क्योंकि उस टाइम वो तीनों के तीनों मार दिए जाते, उनका बच्चा भी और पति पत्नी भी। किशोर वहाँ से आ गया, भाग गया, तो ये कहानी लोगों के बीच आ भी गई, वरना नहीं आती, क्योंकि उनका मकसद यही था कि इनको मारना है। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर कोई कहानी आपकी नज़रों में है, कोई इस तरह की स्टोरी है जो सच्ची घटना पर आधारित हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपकी कहानी को सुनाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। और आज की कहानी यहीं तक थी, जल्दी मिलते हैं किसी और नई कहानी पर, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो वेरी मच।